आज ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मैं अपना इस्तीफ़ा देता हूं। अपने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफ़ा देता हूं और अपना इस्तीफ़ा जो है मैंने माननीय सोनिया गांधी जी के समक्ष भेज दिया है। और क्योंकि नैतिकता के आधार पर जब मैंने चुनाव लड़ा था तो अनिल शर्मा जी से किसी ने उनका इस्तीफ़ा नहीं मांगा था, मगर नैतिकता के आधार पर उन्होंने जब अपना मंत्री पद त्याग दिया, मुझको लगता है नैतिकता के आधार पर अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने पदों से इस्तीफ़ा कर दूं। इतने वर्ष राजा वीरभद्र सिंह जी के पास कांग्रेस पार्टी की बागडोर रही, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी ना रहकर प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन चुकी है, जिसमें माँ ही सांसद है, माँ ही अध्यक्ष है, सुपुत्र विधायक है तो सुपुत्र महामंत्री है और संगठन के सभी संगठनों के प्रभारी हैं। तो कांग्रेस पार्टी में और भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी मौका देना चाहिए था, परंतु मैं नहीं जानता हूं कि क्या मजबूरी है आलाकमान की कि हट फिर के जो है राज परिवार के बाहर नहीं निकल पा रही है। और मैं नहीं जानता हूं कि उनके मन में मेरे लिए क्या पीड़ा है, परंतु मैं ये बात कह सकता हूं, आदरणीय कौल सिंह ठाकुर जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपके मन में मेरे लिए सम्मान भी है, परंतु आपका राजनीतिक कद नहीं है कि आप मेरे से उलझें। मैं तो कौल सिंह जी के पैरों की धूल तक नहीं हूं। उनका एक अपना एक दौर रहा हुआ है, उनके मतभेद अगर पंडित सुखराम जी से रहे, वो किन कारणों से रहे वो तो वो बेहतर जाने, परंतु राजनीति के अंदर मेरा अगर विरोध अगर किसी बात के लिए किया गया तो सिर्फ मेरा एक ही कसूर रहा कि मैं पंडित सुखराम जी का पोता हूँ। आजकल विक्रमादित्य जी बहुत मधुर गीत गा रहे हैं, शिमले नहीं रहना, कसौली नहीं रहना, चंबा जाना जरूर। अब चंबा जाके तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उनके किचन कैबिनेट के चंबा के वरिष्ठ नेता रहे, आज वो बड़े गंभीर आरोप पार्टी के ऊपर लगा के गए हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वो, मैं तो स्ट्रेटजी में नहीं बैठता था, वो बैठते थे, सारी वरिष्ठ मीटिंगों में वो बैठते थे, पार्टी के कार्यक्रमों में वो बैठते थे, परंतु ये सोचने पे मजबूर होते हैं लोग जब ये बात होती है कि टिकट का जो है खरीद फरोख्त चली है। अगर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया तो मेरी समझ से कांग्रेस पार्टी को इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता थी। ये सभी को मालूम है कि ओपीएस लागू तभी हो सकता है, इस बात को तभी जो है धरातल पे उतारा जा सकता है जब तक केंद्र सरकार की इसमें मदद ना हो। राज्य सरकार फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है ओपीएस की मांग को पूरी करने के लिए। मैं समझता हूँ ये मात्र एक छलावा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि विक्रमादित्य जी पिछली बार कहीं बोल रहे थे कि हमने किसी इकोनॉमिस्ट को रेफ़र किया है, तो मैं उनसे नाम भी जानना चाहूँगा कौन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ऐसी ज्ञान दी है। जो राज्य पहले ही से ही कर्जे में डूबा हो, बिना रेवेन्यू जनरेशन के आप कैसे महिलाओं को भत्ता दे पाएंगे? जो राज्य पहले से ही कर्जा लेकर विकास कर रहा हो, जो सरकारी हमारे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें दे रहा हो, वो बिना रेवेन्यू जनरेशन के कैसे भत्ता दे सकता है? ये मेरे समझ से बाहर है।